आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं अम्ल, भस्म और लवण, जो क्लास 10 का सेकंड चैप्टर है उसका अगला पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें आप इसके पहले पढ़ चुके थे सामान्य लवण के बारे में, अम्लीय लवण के बारे में, भास्मिक लवण के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आपने देखा था कि सामान्य लवण उस लवण को कहेंगे जिसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रा ऑक्साइड आयन की कोई चर्चा हम लोग उसमें न करेंगे। वैसा लवण जिसमें विस्थापनशील न तो हाइड्रोजन आयन हो न ही OH आयन हो, उसे सामान्य लवण कहेंगे। और इसकी परिभाषा, इसका हम लोग कुछ आपको क्या बताए थे, उदाहरण दिए थे जिसमें देखिए कहीं H या OH आयन नहीं है इसमें। अम्लीय लवण किसे कहेंगे, तो अम्लीय लवण जिसमें अम्ल की झलक दिखाई दे, है कि नहीं, उसमें जो है हाइड्रोजन आयन आपको दिखाई दे, उसी को हम लोग कहेंगे क्या चीज, अम्लीय लवण। और जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन दिखाई देगा वैसे लवण को हम लोग बोले थे भास्मिक लवण। यहां तक हम लोग पढ़ लिए थे। अब आगे की चर्चा हम लोग करते हैं, ध्यान से समझिएगा, खूब बढ़िया से गौर से देखिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं लवण का जलीय विलयन। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, लवण का जलीय विलयन, लवण का जलीय विलयन, लवण का जलीय विलयन। आपको पता है कि जब अम्ल और भस्म आपस में लड़ेंगे तो किस चीज का निर्माण होगा, लवण का, ये पता है, ठीक है ना। तो निश्चित तौर पर लवण का जलीय विलयन मीन्स क्या चीज, तो जलीय विलयन का मतलब ये हो गया, लवण का जलीय विलयन का मतलब हो गया कि लवण जो हम लोग पढ़ते हैं वो कैसे तैयार होता है, या कौन से लवण में जो है से आपको अम्लीय दिखाई देगा और कौन से लवण में हाइड्रोक्साइड का विलयन दिखाई देगा। अब इसको ध्यान से देखिए, इस आधार पर हम इसको कितना पार्ट में बांट रहे हैं तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इसको 3 भाग में पार्ट में बांट करके पढ़ेंगे लवण के जलीय विलयन को। सबसे पहले देखिए ध्यान से, हम लोगों को जो साधारण जो हम लोग लवण पढ़ते हैं जिसको कहते हैं कि सामान्य लवण है, ये सामान्य लवण कैसे तैयार किए जाते हैं, समझे कि नहीं। अभी आप लोगों ने पढ़ा यहाँ पे कि ये सामान्य लवण है, अम्लीय लवण है, भास्मिक लवण है, आखिर ये सब तैयार कैसे होते हैं इस पर हम लोग ध्यान से देखेंगे। अगर आपके कोई जलीय विलयन में, अरे विलयन किसे तैयार होगा, विलयन तैयार होगा यानी कि जो घुला हुआ चीज होगा, जो घुलेगा, है कि नहीं है, जिसमें घुल्य होंगे, माने घुल्य भी होंगे, विलय भी होंगे, विलायक भी होंगे, तब जाकर के क्या चीज का तैयारी होगा, विलयन का तैयारी होगा। तो याद रखिएगा, अगर आप सबसे पहले 1-2 बातों को और यहाँ पे समझा देते हैं, सबसे पहले 2-3 बातों को समझा देते हैं ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं हो। इसके लिए सबसे पहले आप नोट करना है इस बात को, क्या नोट करना है कि आपको हमने कहा था कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल भी पढ़ाए थे, प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म भी पढ़ाए थे। तो प्रबल अम्ल याद रखिएगा, जैसे हमने कहा था कि अम्ल जो होता है वह 2 भाग में बांटा जाता है, एक को कहते हैं प्रबल अम्ल और एक को कहते हैं दुर्बल अम्ल। अगर हम लोग किसी एक को याद कर ले तो उसके जो बचा हुआ चीज है वह मैंने हो जाएगा। जैसे देखिए, हम आपको प्रबल अम्ल बता देते हैं, तो प्रबल अम्ल में आपको याद रखना है कि 3 ऐसे अम्ल हैं जो शक्तिशाली अम्ल हैं, तो बाकी इसके अलावा जितने भी हो जाएंगे सो दुर्बल हो जाएंगे, ये तो सीधी सी बात है। तो अगर जहां प्रबल अम्ल की चर्चा होगा उसमें आप नाम लीजिएगा HCl की, किसका नाम लीजिएगा, HCl, जिसको आप लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, याद रहेगा। दूसरा जो अम्ल है जो काफी ताकतवर है उसका नाम है H2SO4, जिसको आप लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, है कि नहीं है। और तीसरा जो होता है H2SO4 के बाद तीसरा जो अम्ल होगा उसका नाम याद रखिएगा HNO3 अम्ल है। इसकी पहचान है कि इसके आगे क्या लगा हुआ है, H, है कि नहीं है। ये आपका प्रबल अम्ल है। बाकी इसके अलावा जो भी नाम ले रहे हैं वो सब किसमें आ जाएगा, दुर्बल। तो अगर ये तीनों को याद रखिएगा तो अगला जो भी लिखेंगे वो सब किसमें आ जाएगा, दुर्बल में, तो लिखने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई। अब देख लीजिए, इसी प्रकार से अगर भस्म की चर्चा कीजिएगा तो भस्म में भी आप देखिएगा तो एक आता है प्रबल भस्म, क्या आता है, प्रबल भस्म,
और दूसरा क्या आता है, दुर्बल भस्म। दुर्बल भस्म इसमें से भी अगर याद कर लीजिए तो आपको ध्यान में अगर रहेगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे प्रबल भस्म में क्या है, NaOH, देखिए यहाँ OH है तो भस्म हो गया, है कि नहीं, वह क्या हो गया NaOH, एक हो गया KOH, क्या हो गया KOH, और एक हो गया KNO3, अथी प्रबल भस्म में देखिएगा KNO3 कहां से हम लोग लिख दिए, इसमें लिख मैंने OH वाला को लाना है तो इसमें लिख दीजिएगा LiOH, क्या लिख दीजिएगा LiOH, ये हो गया प्रबल भस्म। क्या हो गया, प्रबल भस्म। तो आपको याद रखिएगा प्रबल अम्ल ये, प्रबल भस्म ये, बाकी जितने भी होंगे सब दुर्बल अम्ल में आएंगे और दुर्बल भस्म में आएंगे। क्लियर हो गया? तो देखिए सबसे पहले इस बात को समझिए, अगर उधर देख लिए तो तब ध्यान से समझिए, अगर प्रबल अम्ल, क्या चीज, प्रबल अम्ल माने मजबूत अम्ल, और प्रबल भस्म, ये दोनों आपस में भी क्रिया करेंगे। तो जैसे देखिए दो को एकदम पहलवान आदमी लड़ाई करे, समझे कि नहीं, दोनों पहलवान अगर एकदम मान दोनों पहलवाने हैं, दोनों मजबूते व्यक्ति है और दोनों आपस में भिड़ेगा तो कोई जल्दी पटकाएगा, बतिया कोई मैंने ऐसा हो सकता है कि आसानी से उसका रिजल्ट निकल जाए, नहीं निकल पाएगा आसानी से रिजल्ट, यानी कि दोनों में से कोई पटकाने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, प्रबल है, दोनों का दोनों क्या है, प्रबल है। तो लड़ते लड़ते रिजल्ट हम लोगों को नहीं निकल पाता है कि इसमें अम्लीय गुण आएगा कि क्षारीय गुण आएगा, समझे कि नहीं, अम्लीय या क्षारीय गुण कब आएगा, जब अम्ल ज्यादा हो जाएगा तब वो अम्लीय में पहुंच जाएगा, जब भस्म ज्यादा होगा तो भस्मीय में पहुंच जाएगा, क्षारीय में पहुंच जाएगा। लेकिन दोनों अगर प्रबल है, दोनों एकदम पहलवाने हैं, तो ये दोनों जब आपस में भिड़ेंगे तो रिजल्ट हमारा नहीं आएगा, है ना, कि कौन हारा कौन जीता, और आसानी से ये क्या बना लेंगे, सिर्फ लवण का निर्माण कर लेंगे, और यह लवण न तो प्रबल होगा, अति न प्रबल अम्लीय होगा, न वह माने लवण जो होगा है ना भास्मीय होगा या क्षारीय होगा, समझे कि नहीं, ये सिर्फ साधारण रह जाएंगे, क्योंकि रिजल्ट आपको मिलेगा ही नहीं। इसलिए नहीं रिजल्ट मिलेगा कि भैया ये दोनों के दोनों क्या है, मजबूत है, दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं, लेकिन हारने का नाम कोई नहीं ले रहा है। आ गया समझ में? उसी प्रकार से अगर हम लोग ले लेते हैं दुर्बल अम्ल को, किसको ले ले, दुर्बल अम्ल को, और ले लेते हैं दुर्बल भस्म को, तो दोनों तो कमजोरे हैं, तो दोनों कमजोर भी कोई रिजल्ट नहीं देगा और साधारण सामान्य लवण का निर्माण करेगा। किस लवण का निर्माण करेगा, सामान्य लवण का। बात समझ में आ गई? तो अब आपको देखिए सामान्य लवण कैसे बनता है, सामान्य लवण का कैसे तैयार होता है, उसका जलीय विलयन सामान्य लवण हो कैसे तैयार होगा, यानी कि अम्ल और भस्म दोनों को दोनों क्या है, मजबूत स्थिति में है, दोनों लड़ करके थकने का नाम ही नहीं ले रहा है, समझे कि नहीं। तो इसलिए इसके आगे किसी भी प्रकार का कोई है ना मैंने चीज नहीं लगेगा, यानी कि वह लवण क्या हो गया, सामान्य हो गया, यह लवण क्या हो गया, सामान्य हो गया। अरे भैया अगर ये प्रबल रहता ये दुर्बल रहता, तो जब प्रबल रहता तो जिसका ज्यादा मजबूत था वही वाला चीज वह यहाँ लिखा जाता है कि नहीं, लेकिन ऐसा इसमें कोई रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। अब स्थिति समझ लीजिए, जैसे देखिए आप लोग इसका कुछ एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा, तो देखिए अब देखिए प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म को लड़ाई हुआ, तो प्रबल अम्ल इसका बहुत बढ़िया उदाहरण है NaCl। कैसे उदाहरण है से देख लीजिए। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर इस सूत्र बना रहे हैं तो जो पहले जो लिखा जाता है वो भस्म होता है, अब बाद में जो लिखा जाता है वो होता है आपका अम्ल, समझे कि नहीं। अब देखिए Na जो है, तो Na देखिए तो प्रबल भस्म में Na है यहाँ पे लगा हुआ, और Cl देखिए तो यहाँ प्रबल अम्ल में लगा हुआ है, तो यहाँ देखिएगा इसका मतलब हो गया कि प्रबल Na जो होगा ये प्रबल भस्म में है, और Cl जो है देखिए प्रबल अम्ल में है। इन दोनों से जो लवण तैयार होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सामान्य लवण।
और इसका नाम हो गया NaCl। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बोलिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग उदाहरण के तौर पर ले लीजिए KCl। देखिए ना भाई, ये भी भस्म में मिलेगा, के है और Cl देखिए वहां है, तो समझ में आ रहा है। अब देख लीजिए Na2SO4, Na तो यहां मिल गया प्रबल भस्म में, और SO4 देखिए यहां है, तो ये हो गया आपका सामान्य लवण। समझ में आ रहा है ना बात? तो ये सब क्या हो गया? सामान्य लवण। इसके बाद जैसे KNO3, देखिए ना, के इसमें है और NO3 देखिए इसमें है, तो ये सब क्या हो गया? प्रबल अम्ल प्रबल भस्म, दोनों आपस में टकरा करके जो लवण का निर्माण होगा, उसका लवण का जो जलीय विलयन जो ऐसा होगा, यह कैसा होगा? उदासीन। यह कैसा होगा? उदासीन। और जो जलीय विलयन उदासीन होता है उसी को कहा जाता है सामान्य लवण। उसी को क्या कहा जाता है? सामान्य लवण। तो ऐसे लवण का, इसमें लिखेंगे इस बात को, ऐसे लवण का है ना, ऐसे लवण का जलीय विलयन, जलीय विलयन क्या होता है? उदासीन। जलीय विलयन क्या होता है? उदासीन। उदासीन बोले तो इसका पीएच मान कितना हो जाएगा? 7। ऐसे लवण का पीएच मान कितना होता है? ऐसे लवण का पीएच मान कितना हो जाएगा? 7। आ गया समझ में? समझ में आ रही है बात? तो जो भी प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म आपस में अभिक्रिया करेंगे, तो उनका जो जलीय विलयन या उनका जो लवण तैयार होगा, उसका पीएच मान कितना हो जाएगा? 7, यानी कि उदासीन। समझे कि नहीं? अब ध्यान से समझिए दूसरी बात। यहां तक अगर समझ में आ गया तो दूसरी बात समझिए ध्यान से। अब हम लोग वैसा विलयन लेते हैं जिसका जलीय विलयन क्या हो? अम्लीय हो। हम लोग क्या लेंगे अबरी? अम्लीय हो। वैसा विलयन हम लोग को लेना है, वैसा विलयन जिसका जलीय विलयन, जिसका जलीय विलयन, जिसका जलीय विलयन क्या हो? अम्लीय हो। जिसका जलीय विलयन क्या हो? अम्लीय हो। तो अम्लीय हो का मतलब क्या है? अम्ल की ताकत ज्यादा होगी तब ना वह पूरे विलयन को अम्ल बना देगा, अम्लीय बना देगा। बात समझ आ रही है ना? और लवण बनने के लिए उसमें अम्ल और भस्म दोनों चाहिए, तो निश्चित तौर पर यहां पे आपको लेना पड़ेगा प्रबल अम्ल। क्या लेना पड़ेगा? प्रबल अम्ल। और लेना पड़ेगा आपका दुर्बल भस्म। क्या लेना पड़ेगा? दुर्बल भस्म। तो अब बताइए, प्रबल और दुर्बल दोनों लड़े, मजबूत और कमजोर दोनों लड़े, तो क्या जीतेगा? मजबूत। तो मजबूत को ही क्या बोलते हैं? प्रबल। कौन जीतेगा? प्रबल वाला जीतेगा। यहां जो लवण बनेगा, यहां जो लवण बनेगा, तो यहां जो लवण बनेगा, तो भाई अम्ल और भस्म टकराया तो लवण बना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब प्रबल और दुर्बल की जहां चर्चा हो गई, तो जीतेगा प्रबल। अब प्रबल किसके साथ लगा हुआ है? अम्ल के साथ। तो अब जो जलीय विलयन तैयार होगा वह अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा? बताइए। अम्लीय होगा। और अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम। 7 से कम। तो इसका जो पीएच मान होगा वह क्या हो जाएगा? इस विलयन का पीएच मान क्या हो जाएगा? 7 से कम। आ गया समझ में? 7 से नीचे नहीं, 7 से कम बोलिए ना उसको। समझे कि नहीं? तो इस बात को लिखेंगे, यहां लवण का जलीय विलयन, यहां लवण का जलीय विलयन क्या होगा? अम्लीय होगा। अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीय होगा। अम्लीय बोले तो इसका पीएच मान 7 से कम होगा। 7 से कम होगा। अब आया समझ में? इसका पीएच मान क्या हो जाएगा? 7 से कम। अब देखिए ध्यान से, जब 7 से कम होगा तो अब देख लीजिए इसमें, यानी कि प्रबल अम्ल, अम्ल तो आपको प्रबल वाला दिखाई देगा, लेकिन भस्म आपको दुर्बल वाला दिखाई देगा। इसमें ऐसा उदाहरण रहेगा
कि जिसमें अम्ल तो आपका क्या हो जाएगा, प्रबल, लेकिन भस्म कैसा दिखाई देगा, दुर्बल। अगर हम लोग यहां पर ले लेते हैं NH4Cl उदाहरण में, तो आगे क्या लिखाता है, भस्म। अब बताइए NH4, क्या भस्म में कहीं है NH4 इसमें प्रबल में लिखा हुआ, नहीं, तो निश्चित है कि दुर्बल का होगा। अब ये तीनों में से कोई नहीं है, न Na है, न K है, न Li है, यहाँ है कितना, NH4 है, तो NH4 किस में चला जाएगा, दुर्बल में, तो दुर्बल भस्म हो गया। और Cl देखिए तो यहाँ दिखाई दे रहा है प्रबल अम्ल में, तो Cl क्या हो गया, प्रबल अम्ल में आ गया। Cl किस में आ गया, प्रबल अम्ल में आ गया। तो इसको आप देख करके समझ पा रहे हैं कि इसमें दिखाई कौन वाला दे रहा है, प्रबल अम्ल दिखाई दे रहा है। तो यह जो हो जाएगा से अम्लीय जलीय विलयन हो जाएगा। यह जो लवण हो जाएगा वह कैसा हो जाएगा, अम्लीय, वह कैसा हो जाएगा, अम्लीय, और इसका पीएच मान 7 से क्या हो जाएगा, कम। क्लियर हो गया। अब देख लीजिए FeCl3, तो Cl क्या हो गया, अम्ल, Cl क्या हो गया, अम्ल, कैसा अम्ल है, तो प्रबल में है। लेकिन Fe NaKLi Fe कहीं लिखल है नहीं, यानी कि वह कैसा अम्ल है, दुर्बल, अति कैसा भस्म है, दुर्बल। तो ये देखिए ई वाला हो गया दुर्बल भस्म, ई वाला हो गया प्रबल अम्ल। तो अब जो इसका जो जलीय विलयन होगा, जो लवण तैयार हुआ, वह कैसा लवण कहलाएगा, अम्लीय। कैसा कहलाएगा, अम्लीय। समझ में आ रही है बात। हम अगर ले लेते हैं AlCl3, तो इसमें Al क्या हो गया, भस्म, Al क्या हो गया, भस्म। तो ये जो भस्म है तो कैसा भस्म है, मजबूत वाला कि कमजोर वाला, कमजोर वाला। और Cl क्या है, मजबूत अम्ल है। आ गया समझ में। तो इसको आप देख करके पता लगा सकते हैं कि कौन जो है से लवण, कौन लवण अम्लीय है, कौन लवण सामान्य है, उदासीन है। ये समझ में आ रही है बात। अब चलिए, अगर यहां तक समझ में आ गया तो जरा सा इसी में एक और पॉइंट देख लीजिए। देखिए ध्यान से, अब यहां पे देखिए एक और बता देते हैं। वैसा लवण जिसका जलीय विलयन क्या हो, क्षारीय हो, क्या हो, भास्मिक हो या क्षारीय हो, भास्मिक हो। समझे कि नहीं। तो इसमें क्या होगा, भस्म होने के लिए मजबूत कौन होना चाहिए, भस्म, यानी कि प्रबल कौन ले लेंगे, भस्म, और दुर्बल क्या लेंगे, अम्ल। तो यहां भी क्रिया हो जाएगा दुर्बल अम्ल, क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्ल, और अभिक्रिया कराएंगे किससे, प्रबल भस्म से, प्रबल भस्म से। तो जब दुर्बल अम्ल और प्रबल भस्म से अभिक्रिया कराएंगे तो बन जाएगा लवण। लेकिन अम्ल और भस्म से लवण बन गया, लेकिन दुर्बल और प्रबल, तो प्रबल है ये, तो यहां पर जो विलयन होगा, यहां जो लवण तैयार होगा, यहां लवण का जलीय विलयन क्या हो जाएगा, जलीय विलयन क्या हो जाएगा, भास्मिक, क्या हो जाएगा, भास्मिक होगा। भास्मिक बोले तो इसका पीएच मान 7 से कम की ज्यादा, जोर से बोलिए, पीएच मान 7 से ज्यादा, 7 से ज्यादा। क्लियर हो गए। यहां पर क्या हो जाएगा, 7 से ज्यादा। अब बताइए, हम ले लेते हैं आपको हमको लेना पड़ेगा क्या चीज, भस्म मजबूत। भस्म कैसा लेना पड़ेगा, मजबूत। तो भस्म मजबूत के लिए Na चाहे Li उठाना पड़ेगा। तो हम Na2 अगर CO3 लिख दें तो कोई दिक्कत है। Na क्या हो गया, Na जो हो गया ये वाला, ये तो हो गया प्रबल भस्म। आगे चूंकि भस्म लिखाता है, पहले ही बता रहे हैं, तो ये हो गया प्रबल भस्म। तो Na इसमें है, प्रबल वाला में Na का नाम है, तो हाँ देखिए है। CO3 हो गया अम्ल।
क्या कहीं इसमें CO3 लगाए हैं? यानी कि दुर्बल अम्ल में आ गया वो। तो ये जो विलयन तैयार हो जाएगा या जो लवण तैयार हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? भास्मिक लवण। कैसा तैयार हो जाएगा? भास्मिक लवण। समझ में आ रहा है बात? अब इसे ले लेते हैं NaHCO3। तो HCO3 कहीं भी अम्ल में हम लिखे हैं तो यानी कि क्या हो जाएगा? दुर्बल अम्ल हो जाएगा। Na क्या हो गया? भस्म। Na क्या हो गया? भस्म। कैसा भस्म है ये? प्रबल। कैसा भस्म है? प्रबल। तो यहां जो दिखाई देगा हमको लवण वह क्या हो जाएगा? भास्मिक। क्या हो जाएगा? भास्मिक। जैसे देखिए NaCN, सोडियम साइनाइड, NaCN। तो Na हो गया क्या चीज? प्रबल भस्म। और CN इसमें कहीं नहीं है यानी कि दुर्बल अम्ल। समझ में आ गई बात है? आपको 3 को के अलावा जितना भी होगा दुर्बल अम्ल होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। समझ में आ गई बात? तो ये जो उदाहरण होगा वह किसका हो जाएगा? लवण का। लेकिन कैसा लवण का होगा? भास्मिक लवण का। आ गया समझ में? तो इस हिसाब से अगर हम कोई भी यौगिक आपको दे दें तो आप हमको बता सकते हैं कि कौन प्रबल कौन अम्लीय है, कौन साधारण लवण है और कौन जो है से भास्मिक लवण है। पता लगा लीजिएगा। अगर जिसकी छवि आपको उसमें दिखाई दे, अगर दोनों दिखाई दे, प्रबल अम्ल भी दिखाई दे, प्रबल भस्म भी दिखाई दे, तो समझ लीजिए कि उस सामान्य लवण है। या दुर्बल अम्ल और दुर्बल भस्म रहे तब भी समझिएगा कि क्या है? सामान्य लवण है। लेकिन एक प्रबल कोई दिखाई दे, अम्ल अगर दिखाई दे रहा है या प्रबल भस्म दिखाई दे रहा है, अगर अम्ल दिखाई देगा तो अम्लीय लवण और भस्म दिखाई देगा तो भास्मीय लवण। आ गया समझ में? तो यहां तक में किसी को दिक्कत है? जोर से बोलिए। तो ये जो चीज है इस आधार पर आप लोगों ने लवण का जलीय विलयन पढ़ लिया कि कौन सा लवण हमारा माने उदासीन है, कौन सा लवण जिसका pH मान 7 से कम है और किस लवण का pH मान 7 से ज्यादा है। क्लियर हो गया? अब आगे देख लीजिए। आगे जैसे ही देखिएगा तो हम लोग जरा सा पढ़ लेते हैं नमक, जिसका हम नमक इस्तेमाल खाने में करते हैं। क्या चीज में करते हैं? खाने में। तो नमक, नमक बोले तो कौन सा नमक हम लोग खाते हैं? साधारण नमक। कौन सा नमक खाते हैं? साधारण नमक। क्या खाते हैं हम लोग? साधारण नमक। साधारण नमक का सूत्र क्या है? NaCl, जिसको हम लोग कहते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। ध्यान से समझिएगा, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। आ रहा है समझ में? जिसको साधारण नमक कहते हैं। होता क्या है? कैसे हम लोग इसको प्राप्त करते हैं साधारण नमक को? तो भैया साधारण नमक माने सामान्य लवण कैसे तैयार होगा? तो भाई प्रबल अम्ल भी लेना पड़ेगा, प्रबल भस्म भी लेना पड़ेगा। तो प्रबल अम्ल हम लोग, प्रबल भस्म बोले तो हो गया NaOH, अब प्रबल अम्ल बोले तो हो गया HCl। आ रहा समझ में ना? अरे भैया OH लगल है तो भस्म और H लगा हुआ है तो अम्ल है ना। ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, इसका प्लस इसका माइनस एक साथ है तो बना दिया NaCl। क्या बना दिया? NaCl। अब आ रहा समझ में? और प्लस में H और OH मिलकर के बना दिया क्या चीज? H2O। तो यहां से तो हमको यही ना प्राप्त कर लेना था, NaCl ना प्राप्त कर लेना था। तो यहां से हम लोगों को क्या चीज की प्राप्ति हो गई? साधारण नमक की प्राप्ति हो गई। किसकी प्राप्ति हो गई? साधारण नमक की प्राप्ति हो गई। हम लोग नमक प्राप्त कहां से करते हैं? तो समुद्री जल से। कहां से प्राप्त करते हैं? समुद्री जल से। कैसे? तो समुद्री जो जल होता है, समुद्री जो जल होता है वह क्या होता है? उसको वाष्पीकृत कर दीजिए, वाष्पीकरण कर दीजिए। समुद्री जल के वाष्पीकरण माने वाष्पीकरण करने से क्या हो जाएगा? जो पानी है सो उड़ जाएगा और जो नमक बचेगा उसमें वह रवा के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो समुद्री जल के वाष्पीकरण के फलस्वरूप, वाष्पीकरण के फलस्वरूप, फल स्वरूप क्या चीज की प्राप्ति होती है? नमक की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? नमक की प्राप्ति होती है। आया समझ में? है ना? तो आपसे कोई पूछेगा कि नमक कैसे प्राप्त होता है, तो समुद्री जल के
वाष्पीकरण के फलस्वरूप, कौन सा नमक, साधारण नमक की हम बात करें, जो खाने वाला नमक है, नमक की प्राप्ति होती है। तो क्या यह नमक शुद्ध होता है कि अशुद्ध? तो अशुद्ध होता है। नमक के साथ साथ क्या मिला हुआ रहता है? अशुद्धियां भी मिली हुई रहती है। अशुद्धि बोले तो कितना प्रकार का? 4 प्रकार के अशुद्धि इसमें आपको मिलेगा। इसमें सबसे पहला अशुद्धि मिलेगा, जैसे इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड होगा, MgCl2 लगा हुआ रहेगा, या मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 आपको साथ में रहेगा नमक के साथ में, या इसके अलावा क्या रहेगा? तो सोडियम सल्फेट रहेगा Na2SO4, या हो सकता है कि कैल्शियम कार्बोनेट रहे, है ना। नमक के साथ साथ ये सब आपको अशुद्धियां साथ में मिलेगा। समझ में आ रही है बात ना? ये सब क्या मिलेगा? साथ में मिलेगा। हम लोग कैसा नमक खाते हैं? तो हम लोग जो नमक खाते हैं वह आयोडीन युक्त नमक खाते हैं। कैसा नमक खाते हैं? आयोडीन युक्त नमक। तो आयोडीन क्यों खाते हैं? इसलिए कि आपको एक रोग होता है जिसको कहते हैं घेंघा की बीमारी, उसी को कहते हैं घेंघा रोग, या उसी को कहते हैं हम लोग क्या चीज, ग्वाइटर रोग, या उसी को हम लोग कहते हैं गलगंड की बीमारी, है कि नहीं? मैंने गला में जो बीमारी होती है, इसलिए उसको हम लोग गलगंड की बीमारी कहते हैं। तो याद रखिएगा। तो इसको हम लोग को ना हो, गला में किसी भी देखिएगा फूल जाता है गला इस तरह से, वो नहीं हो, इसके लिए हम लोग कैसा नमक खाते हैं? आयोडीन युक्त नमक। इस बात को लिख देते हैं। हम लोग कैसा नमक खाते हैं? तो हम लोग आयोडीन युक्त नमक खाते हैं। आयोडीन युक्त नमक खाते हैं। तो आयोडीन युक्त नमक खाते हैं तो क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं भैया? साधारण जो नमक होता है, साधारण नमक के साथे साथे इसमें हम लोग आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? ध्यान समझिए। या तो इसमें पोटेशियम आयोडाइड मिला दीजिए, या पोटेशियम मैंने ट्राई ऑक्साइड के साथ आयोडाइड मिला दीजिए। समझे कि नहीं? तो अगर इन दोनों में से कोई को भी अगर साधारण नमक में मिला दीजिएगा तो यह जो नमक तैयार हो जाएगा, यह नमक कैसा तैयार हो जाएगा? तो यह नमक आपका खाने योग्य तैयार हो जाएगा। ठीक है ना? और तब जो है से आप लोगों को आयोडीन की बीमारी नहीं होगी। तो देखिए हम लोग अगर आयोडीन नहीं खाएंगे तो लिख देते हैं आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से आपको ग्वाइटर नामक, ग्वाइटर उसी को कहते हैं हम लोग क्या चीज, गलगंड की बीमारी, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं, घेंघा रोग। क्या कह सकते हैं? घेंघा रोग। जो आपको इच्छा है, आयोडीन की कमी से ये सब रोग उत्पन्न होते हैं। समझे कि नहीं? ये सब रोग उत्पन्न होते हैं। आपको ये रोग न हो, ये न हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? आयोडीन युक्त नमक में इस्तेमाल करते हैं इन सबों का। समझ में आ गई बात है? समझ में आ रही है बात है? एक होता है काला नमक, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंधा नमक। क्या बोलते हैं? सेंधा नमक या काला नमक। तो ये क्या है? देखिए ध्यान से। काला नमक या सेंधा नमक समुद्र से प्राप्त होगा कि दूसरा जगह से प्राप्त होगा? तो ये दूसरा जगह से प्राप्त होता है, यह समुद्र से प्राप्त नहीं होता है। यह जमीन के अंदर खान करके निकाला जाता है, खाद्यान्न से। कैसे निकाला जाता है? खाद्यान्न से प्राप्त होता है, जमीन की कोड़ाई करके प्राप्त होता है। समझे? तो काला नमक कहिए या सेंधा नमक कहिए, ये जो प्राप्त होता है, यह कहां से प्राप्त होता है? तो यह जमीन के अंदर से प्राप्त होता है, जमीन के अंदर से प्राप्त होता है। जमीन के अंदर से प्राप्त होता है। जमीन के कहां से प्राप्त होता है? अंदर से। अंदर बोले तो खाद्यान्न से प्राप्त होता है, खाद्यान्न से। खाद्यान्न से क्या होता है? प्राप्त होता है। समझ में आ गई बात? इसमें भी अशुद्धियां साथ में मिली हुई रहती है। सेंधा नमक के साथ साथ आपको अशुद्धि के तौर पर क्या मिल जाएगा? अशुद्धि के रूप में आपको उसमें दिखाई देगा लाल चिकनी मिट्टी। क्या दिखाई देगा? लाल चिकनी मिट्टी साथ में रहेगा। समझे कि नहीं?
और ये जो काला नमक या सेंधा, जैसे हम लोग साधारण नमक समुद्र से और काला नमक पहाड़ है उसका, समझे कि नहीं, वहां से इसकी प्राप्ति करते हैं। समझ में आ गई बात? अब ध्यान से समझिएगा, नमक का उपयोग क्या है। जैसे मान के चलिए आप नमक पढ़ रहे हैं, साधारण नमक, तो नमक का उपयोग क्या हो सकता है, ध्यान से समझिएगा। क्या हुआ? नमक बोले तो NaCl, इसका उपयोग, इसका क्या पढ़ लेंगे हम लोग, उपयोग, कि आखिर इस नमक का उपयोग कहां कहां करते हैं। तो देखिए, नमक का उपयोग होता है क्लोरीन गैस बनाने में। कहा, क्या बनाने में? क्लोरीन गैस बनाने में इसका उपयोग होगा। समझ में आ गया? या दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH जिसको हम लोग कहते हैं, उसको बनाने में, NaOH बनाने में, आप देखिए ना, NaOH बनाने में, नमक में Na लगा हुआ है ना जी, तो NaOH भी तो कहीं ना कहीं नमक से उपयोग कर रहे हैं ना, तो NaOH बनाने में, याद देख लीजिएगा इसको, HCl बनाने में, किसमें बनाने में? HCl बनाने में, या इसका उपयोग करते हैं हम लोग खाने वाला सोडा के रूप में, खाने वाला सोडा के रूप में, खाने वाले सोडा के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि खाने वाला सोडा में NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट लग गया है कि नहीं है? या हम लोग कहते हैं धोने वाला सोडा बनाने में, किसमें? धोने वाला सोडा बनाने में, सोडा बनाने में, H हटा दीजिएगा तो धोने वाला हो जाएगा Na2CO3, Na2CO3 धोने वाला, जब H लगा दीजिएगा तो खाने वाला। आ रहा समझ में ना? इसका उपयोग हम लोग किसका करते हैं? नमक का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? नमक का। तो नमक का उपयोग आपको लिखने के लिए आता है तो क्या लिखिएगा? तो क्लोराइड, NaCl जैसी लिखे, तो क्लोरीन है ना इसमें, तो यानी कि क्लोराइड गैस बनाने में, Na है ना इसमें, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में, HCl बनाने में, खाने वाला सोडा बनाने में, या धोने वाला सोडा के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम लोग देख लीजिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का बनाने में, कैसे बनाने में? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में, जिसको आप लोग कहते हैं कास्टिक सोडा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा बनाने में। तो अब हम लोग अगला चीज पढ़ लेंगे, NaOH। NaOH बोले तो क्या चीज इसका नाम हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH बोले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी को कहते हैं कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा, है ना? क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। बनाने की विधि, अब इसको पढ़ना है आपको, बनाने की विधि। क्वेश्चन ये सब पूछे जाते हैं, NaOH बनाने की विधि बताइए। समझ में आ रही है बात? तो आपको कहते हैं जिस विधि का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं क्लोरो एल्किल विधि। तो आपसे पूछा जाएगा क्लोरो एल्किल विधि। सबसे पहले जैसे ही आपसे कोई पूछे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाते हैं, तो आप अगर बता दीजिएगा क्लोरो एल्किल विधि से, समझ में आ जाएगा सामने वाले को कि बच्चा जानता है तभी तो बता रहा है क्लोरो एल्किल विधि, है कि नहीं? तो क्लोरो एल्किल विधि में क्या होता है? एक पात्र ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक पात्र, समझे कि नहीं? इसमें दो छड़ डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? दो छड़। एक जो छड़ होता है, जो प्लस होता है, जिसको एनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनोड। और एक जो छड़ होता है माइनस, जिसको हम लोग बोलते हैं कैथोड। दो प्रकार की छड़ हो जाती है। एक ऐसा बैटरी हम लोग ले लेते हैं, है ना, जिसमें होता क्या है कि नीचे माइनस होता है
और ऊपर में जैसे ही देखिएगा तो ऊपर में इस तरह से निकला हुआ रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लस। क्या कहते हैं, प्लस। अब इस माइनसवा को इसके साथ, अब प्लसवा को इसके साथ क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। और इसमें क्या होता है, नमक और पानी का घोल रहता है। क्या रहता है, नमक और पानी का घोल। इसमें क्या रहता है, नमक पानी का घोल। देखिए ध्यान से, आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से रहता है। इसमें है क्या चीज, तो ये नमक और पानी का क्या है, इसमें घोल। नमक पानी का क्या है, घोल। समझ में आ गई बात है। तो नमक और पानी का घोल ले लेते हैं। तो नमक पानी, नमक बोले तो NaCl, नमक बोले तो क्या चीज है, NaCl। तो होता क्या है कि जैसे ही आप इसको विद्युत दीजिएगा, यानी कि इस अभिक्रिया को कहेंगे विद्युत अपघटन अभिक्रिया। क्या कहेंगे, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। चूंकि विद्युत का इस्तेमाल कर रहे हैं, विद्युत दे करके हम इसको क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। समझे कि नहीं है। तो जैसे ही आप कीजिएगा, जैसे ही नमक, जब इसको विद्युत अपघटन कीजिएगा तो NaCl, जिसको आप लोग क्या कर रहे हैं, नमक बोल रहे थे, तो NaCl एक प्लस एक माइनस आपस में रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और Na अलग बना लेगा और Cl अलग हो जाएगा। समझे कि नहीं है। अब हमको जरा सा बताइए, ये जो Na है, Na को आप देख रहे हैं, तो इस पर प्लस चार्ज है, तो प्लस वाला चार्ज किधर भागेगा, माइनस की ओर। अरे भाई, प्लस वाला अट्रैक्ट किधर होगा, माइनस की ओर, कैथोड पर भागेगा। और Cl किधर भागेगा, Cl प्लस की ओर भागेगा। Cl कहां भागेगा, प्लस की ओर। क्योंकि इस पर कैसा चार्ज है, माइनस का, तो माइनस किधर भागता है, प्लस की ओर। अब प्लस किधर भागता है, माइनस की ओर। कब, जब विद्युत अपघटन की क्रिया होती है तब। समझ में आ गया बात है। अब जो इन सोडियम जो है, जैसे ही ये कैथोड पर जमा होगा, सोडियम कहां जमा हो जाएगा, कैथोड पर। पूरा का पूरा सोडियम कहां जमा हो जाएगा, कैथोड पर। और क्लोरीन कहां जमा हो जाएगा, एनोड पर। कहां जमा हो जाएगा, एनोड पर। अब जो सोडियम है, अब यही सोडियम जो है पानी के साथ, किसके साथ, पानी के साथ अभिक्रिया कर लेगा। किसके साथ अभिक्रिया कर लेगा, पानी के साथ। तो Na जब H2O के साथ अभिक्रिया कर लेगा तो अब बना देगा NaOH। क्या बना देगा, NaOH। और साथ में हाइड्रोजन गैस क्या कर देगा, उड़ा देगा, है ना, गैस बना देगा। तो Na किसके साथ अभिक्रिया कर लिया, H2O के साथ। H2O के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लिया, NaOH। तो हमको प्राप्त यही ना करना था। इसी विधि को हम लोग कहते हैं क्लोरो एल्किल विधि। इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरो एल्किल विधि। आपने क्या किया, देखिए हमने क्या किया, सोडियम क्लोराइड, क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन क्या है, आया हुआ है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। सोडियम क्लोराइड यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, NaCl। तो NaCl का संतृप्त जलीय विलयन। अब यहां पे संतृप्त जलीय विलयन का मतलब, संतृप्त के मतलब कि जितना काम भर चाहिए उतना। हमने पढ़ाया था विलयन 3 तरह के होता है, 9वीं क्लास में भी पढ़े होंगे भूलने के आधार पर। एक होता है अति संतृप्त, एक हो गया असंतृप्त, एक हो गया संतृप्त, और एक हो गया अति संतृप्त। जैसे असंतृप्त, आप एकदम देहाती भाषा में समझिए। असंतृप्त का मतलब होगा कि कहीं आप भोज भात में गए खाने के लिए, अब भरपेट न मिले, भरपेट हमको न मिले तो असंतृप्त है, अभी संतुष्ट नहीं हुआ है, असंतुष्ट है, ये असंतृप्त है। किसी भोज में गए और जो है से मैंने भर दम यहां तक गर्दन तक खा लिए। कहां तक खा लिए, भरदम गर्दन तक। तो कहते हैं ना कि ना भैया अब न, अब पूरी उड़ी एकदम ना, एकदम पूरा दम भर खा लिए, मैंने अब नहीं अट सकता है।
लेकिन कोई कह दिया कि ना 2 रसगुल्ला खाएगा तो 100 रुपया देंगे, 1 रसगुल्ला खाएगा तो आदमी पैसा के लोभ में बरियारी खा ले तो अति संतृप्त। आ गया समझ में? तो संतृप्त का मतलब हो गया कितना, जितना जरूरत है उतना हो गया। तो सोडियम क्लोराइड का संतृप्त जलीय विलयन माने जितना उसका विलयन चाहिए NaCl को उतना विलयन है। आ गया समझ में? तो सोडियम क्लोराइड NaCl का संतृप्त जलीय विलयन का क्या किए थे हम लोग, विद्युत अपघटन करवाए थे ना। हाँ, विद्युत अपघटन क्या करवाए थे? विद्युत अपघटन के फलस्वरूप, विद्युत अपघटन के फलस्वरूप है ना, क्या Na की प्राप्ति, Na प्लस कहां मिला हमको? कैथोड पर। किस पर? कैथोड पर। और Cl क्लोराइड आयन कहां मिला? एनोड पर। कहां पे? एनोड पर प्राप्त होता है, एनोड पर प्राप्त होता है। यही जो ना प्राप्त हुआ था। साथ ही अब इसको क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे हमको प्राप्त हुआ? अब जैसे देखिए जब ये हमको सोडियम क्लोराइड सोडियम हमको कैथोड पर और क्लोरीन कहां प्राप्त हुआ? एनोड पर प्राप्त हो गया। तो हुआ क्या चीज? सोडियम जो था वह जल से यहां पर क्या कर लिया? अभिक्रिया। क्या चीज कर लिया? अभिक्रिया। और क्या बना दिया? NaOH और प्लस हाइड्रोजन गैस को क्या कर दिया? उड़ा दिया। और इस तरह से हम लोगों को क्या चीज की प्राप्ति हो गई? NaOH की प्राप्ति हो गई। हमको NaOH निकालना था जिसकी प्राप्ति हम लोगों ने क्या कर लिया? कर लिया। यही ना लिखे कि NaOH बनाने की विधि लिखे है ना, तो इसकी हमने प्राप्ति कर लिया। समझ में आ गया सबको? अब देख लीजिए आगे, NaOH का उपयोग कहां कहां होता? हम उपयोग पढ़ा दे रहे हैं आपका तीनों का। हम लोगों को 3 चीज की प्राप्ति हुई है। सबसे पहले तो हमको क्लोरीन प्राप्ति हो गई, क्लोराइड की। अरे Cl भी प्राप्ति हुआ ना जी, Na अलग हो गया और Cl अलग हो गया, तो क्लोराइड बना। और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी बना है, H2 भी बन रहा है। और एक हमको जो प्राप्ति करना था NaOH, तो हम लोग देख लेंगे NaOH का उपयोग पढ़ लेंगे, NaOH का उपयोग। इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं आपको H2 का उपयोग। और एगो चीज इसमें क्या मिला? क्लोरीन। क्या मिला? क्लोरीन गैस का उपयोग। ये हमको तीनों चीज की प्राप्ति हुई है। तो हमको जब तीनों चीज की प्राप्ति हुई है तो तीनों का उपयोग पढ़ लेते हैं, है कि नहीं? तीनों का उपयोग पढ़ लेते हैं कि इसका उपयोग कहां कहां होता है। ध्यान से समझिएगा। हम आपको इस चैप्टर में एक और चीज पढ़ाएंगे, अंतिम में है, चौथा चैप्टर में आपको मिलेगा साबुन बनाने की विधि। समझे कि नहीं? तो साबुनों में हम लोग NaOH का इस्तेमाल करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है किसमें? साबुन बनाने में। और ये क्या है? ये भस्म है, क्षार है। NaOH क्या है? भस्म है। काहे भस्म है? OH देखिए लगा हुआ है। तो आपका जो साबुन लगाते हैं वह क्या है? भस्म है। देखिएगा कभी कभी फेनमा मुंह में चल जाएगा तक का साइन लगता है कि नहीं? तो इसको क्या कहते हैं? साबुन बनाने में। इसका सबसे पहला उपयोग कहां होता है? साबुन बनाने में पहला उपयोग हो गया। साबुने बनाने में नहीं, डिटर्जेंट बनाने में। डिटर्जेंट माने सरफ, डिटर्जेंट बोलिए या सरफ बोलिए, या इसी को कहते हैं अपमार्जक। इसी को क्या कहते हैं? अपमार्जक। अपमार्जक बनाने में, समझे कि नहीं? तो अपमार्जक बोले या डिटर्जेंट बोलिए या सरफ बोलिए, तीनों के तीनों क्या है? एक ही चीज है। समझे कि नहीं? और इसका उपयोग कहां होता है? तो और इसका उपयोग होता है कागज बनाने में। क्या चीज बनाने में? कागज। जो हम लोग कागज पर लिखते हैं वो उसका निर्माण करने में, कागज बनाने में। और कहां इसका होता है उपयोग? NaOH का। तो NaOH का हम लोग बनाने, खाने वाला सोडा बनाने में। इसको बनाने में? खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा बोले तो NaHCO3 बनाने में।
और इसका कहाँ उपयोग करते हैं? तो इसका उपयोग करते हैं प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। अभिकर्मक के रूप में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ये था आपको NaOH का उपयोग। किसका उपयोग? NaOH का उपयोग। अब हम लोग देखिएगा हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो हाइड्रोजन का उपयोग आप देखिए वनस्पति तेल बनाने में। जैसे वनस्पति तेल किसको बोलेंगे? जो पेड़ पौधे से तेल का निर्माण किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वनस्पति तेल। जैसे आप लोग सूरजमुखी का तेल देखे हैं, या आप लोग देखते हैं सरसों, आप लोग हैं यहाँ पे? हाँ, सरसों का तेल देखते हैं, या मूंगफली का तेल देखते हैं, डालडा जिसको बोलते हैं, है ना, या वनस्पति घी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो उन सबों के निर्माण में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? हाइड्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे वनस्पति तेल बनाने में। इसका दो जगह उपयोग होता है, ध्यान समझिएगा। वनस्पति तेल या घी बनाने में। किसमें? वनस्पति तेल या घी बनाने में। एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए आप लोग सरसों का तेल देखे कि नहीं, सूरजमुखी, ये सब देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? मूंगफली, तो ये सब जो आप निर्माण कर रहे हैं उसी को तो बोलते हैं वनस्पति तेल। क्या बोलते हैं? वनस्पति तेल, है कि नहीं है? हाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा वनस्पति घी का निर्माण होता है। हाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा, है ना, वनस्पति घी का निर्माण किया जाता है। घी बनाने में आ रहा है समझ में? पहला उपयोग आप लोग पढ़ लिए। और दूसरा हैबर विधि द्वारा हम पढ़ाए हैं 9th क्लास में, जब आपको नाइट्रोजन चक्र कार्बन चक्र पढ़ाए थे तो उसमें। तो हैबर विधि द्वारा अमोनिया, क्या बनाने में? अमोनिया गैस बनाने में। अमोनिया गैस बनाने में भी इसका उपयोग हम लोग करते हैं। समझ में आ गया बात? तो इसका उपयोग पढ़ लिए। इसका दो जगह हाइड्रोजन गैस का, दो जगह वनस्पति घी बनाने में और अमोनिया बनाने में, याद रखिएगा, समझे ना। और क्लोरीन गैस का जहां तक उपयोग बनाते हैं, इसको तो रंगे उड़ाने में उपयोग करते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कपड़े तथा कागज को, है ना, विरंजित करने में। विरंजित बोले तो उसका जो रंग वगैरह होता है ना उसको उड़ाने में, है ना, डिस्कलर करने में। किसमें? डिस्कलर करने में। तो कपड़े तथा कागज को, तथा कागज के, है ना, रंगों को विरंजित करने में। किसमें? कागज को विरंजित करने में। रंगों नहीं लिखते, कागज को विरंजित करने में लिख दीजिए। विरंजित करने में। विरंजित करने का मतलब क्या हो गया? रंग उड़ाने में। किसमें? रंग उड़ाने में। दूसरा, और इसका इस्तेमाल कहां करते हैं? तो फूलों का रंग उड़ाने में। फूलों का रंग उड़ाने में। और क्या चीज के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं? तो दूषित जल को शुद्ध करने में। आपको याद ध्यान में रखिएगा, टंकी उनकी का जो पानी होता है ना, दूषित जल को शुद्ध करने में। अगर टंकी उनकी में पानी ढेर दिन से नहीं साफ हो रहा है तो क्लोरीन वगैरह डाल करके भी आप इसको साफ कर सकते हैं। तो क्लोरीन जल, दूषित जल को क्या करने में? शुद्ध करने में। और इसका कहाँ उपयोग होता है? तो विरंजक, ब्लीचिंग पाउडर। किसमें? ब्लीचिंग पाउडर, जिसको हम लोग कहते हैं विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण बना करके छींट छाट दीजिएगा तो देखिएगा मच्छर मक्खी सब जो है जल्दी फिर आपका नहीं आएगा। यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर जिसको हम लोग क्या कहते हैं? विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण के निर्माण में, चूर्ण बनाने में अगर हम लोग बात करें इसका सूत्र क्या होता है? तो CaOCl2, CaOCl2 यह निर्माण करने में,
आगे समझ में? तो अभी आप लोगों ने देखा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्राप्ति कैसे करते हैं, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्राप्ति करने पर हमको क्लोरीन गैस भी बना था, हाइड्रोजन गैस भी बना था। तो हाइड्रोजन का भी उपयोग पढ़ लिए, क्लोरीन गैस का भी उपयोग पढ़ लिए और सोडियम हाइड्रोक्साइड गैस का भी उपयोग पढ़ लिए। एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम कर देंगे, बस समाप्त, माने आज का माने टॉपिक समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग जरा सा पढ़ लेते हैं। देखिए अमोनिया हम लोग अब पढ़ लेते हैं साल्वे विधि। क्या चीज पढ़ लेते हैं? साल्वे विधि। साल्वे विधि से हम लोग क्या बनाएंगे? खाने वाला सोडा, है ना। खाने वाला सोडा बोले तो उसका नाम है NaHCO3। तो NaHCO3 के बारे में हम जैसा पढ़ लेंगे तो बस आज के लिए हम ये वाला टॉपिक मैंने पढ़ा करके, है ना, कल हम लगभग आपका चैप्टर समाप्त कर देंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं खाने वाला सोडा। जैसे देखिए आप नमक में ध्यान समझिएगा, नमक जब पढ़ रहे थे, करने गया जी, नमक जब पढ़ रहे थे तो देखिए ना, नमक का उपयोग क्लोरीन गैस बनाने में, इसके बारे में पढ़ लिए। NaOH बनाने में, इसके बारे में पढ़ लिए। खाने वाला सोडा के रूप में, तो इसको पढ़ लेते हैं, समझे कि नहीं। इसको जरा सा हम लोग देख लेते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो आ जाइए आगे। तो अब हम लोग देख लेते हैं खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा जिसको हम लोग बोलते हैं NaHCO3, इसका अगर नाम पड़ेगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने पर जैसे बाई हो जाता है, उल्टी हो जाता है, तो बाई जहां लग गया तो वो खाने वाला पदार्थ होगा, बाई नहीं लगा हुआ है तो खाने वाला पदार्थ नहीं है। खाने वाला सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट इसको कहेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी को NaHCO3 या इसी को कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो भी नाम आपको है वो ध्यान में रखिएगा। बनाने की विधि, बनाने की विधि, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और यह जिस विधि से निर्माण होता है इसको साल्वे विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साल्वे विधि या अमोनिया सोडा विधि भी इसको बोला जाता है। इस विधि का नाम क्या है? अमोनिया सोडा विधि या इसी को बोलते हैं साल्वे विधि। इसी को क्या बोलते हैं? साल्वे विधि। तो आपको साल्वे विधि का मतलब ही समझ लेना है कि सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने की विधि पूछ रहा है। अब देख लीजिए इसमें करते क्या है उसको समझ लीजिए। अमोनिया जो गैस होता है, अमोनिया का सूत्र होता है NH3। गैस से हम लोग क्या करते हैं? संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसे ही प्रवाहित कर दीजिएगा। नहीं समझे? सोडियम क्लोराइड हो जाए और जलीय विलयन बोले तो आपका जो है NH माने अमोनिया, NH3 और NaCl। जैसे ही इसको आप गर्म कीजिएगा, किसके उपस्थिति में? कार्बन डाइऑक्साइड और जलीय विलयन चूंकि ले रहे हैं यानी कि H2O ले रहे हैं, जब गर्म कीजिएगा तब बना देगा सोडियम बाइकार्बोनेट। तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए अमोनिया, अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। तो अमोनिया गैस से, अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड, संतृप्त भी समझ ही रहे हैं, संतृप्त सोडियम क्लोराइड जिसको कहते हैं NaCl के, है ना, संतृप्त जलीय विलयन में, संतृप्त जलीय विलयन में, है कि नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस
प्रवाहित करने पर खाने वाला सोडा का निर्माण होता है। खाने वाला सोडा का निर्माण होता है। खाने वाला सोडा का निर्माण होता है। देखिए ध्यान से, आप क्या लिए थे? अमोनिया, और क्या लिए हैं? NaCl, और क्या लिए हैं? जलीय विलयन यानी कि H2O, और इसमें कौन सी गैस प्रवाहित किए हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। जब इतना का अभिक्रिया कराइएगा तो आपको प्राप्त हो जाएगा NaHCO3। किस चीज की प्राप्ति होगी? NaHCO3। यही ना है खाने वाला सोडा। और साथ में अमोनियम क्लोराइड दे देगा NH4Cl। क्या दे देगा? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। आ गया समझ में? तो हमको इसकी प्राप्ति करना था, तो आप क्या ले लिए? अमोनिया। अमोनिया को ले लिए किसके साथ? सोडियम क्लोराइड के साथ। उसका जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड को घोल दीजिएगा तो आपका बन जाएगा खाने वाला सोडा, यानी कि NaHCO3 का निर्माण हो जाएगा। क्लियर हो गए? अब यहां से देख लीजिएगा जरा सा, अगला टॉपिक है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का गुण क्या क्या है कि नहीं है? इसका क्या गुण है? तो बहुत जल्दी खत्म कर रहे हैं। सोडियम बाई कार्बोनेट, जिसको हम लोग कहते हैं NaHCO3, इसका क्या गुण है? का गुण बताइए। तो ध्यान से समझिएगा और सीखने का प्रयास कीजिएगा। इसका क्या गुण है? पहला, इसका गुण है कि इसका जलीय विलयन कैसा होगा। अब बताइए यहां पे NaHCO3, तो Na आप जैसे ही देख रहे हैं कि Na लिखा हुआ है, तो भस्म NaOH मैंने प्रबल भस्म हो गया। HCO3 दुर्बल अम्ल हो गया। क्या हो गया? दुर्बल अम्ल। प्रबल इसमें कौन हो गया? Na। क्या हो गया? प्रबल क्या हो गया? Na। तो इसका जो विलयन तैयार होगा वह क्षारीय होगा कि अम्लीय होगा? बोलिए। क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षारीय। क्यों? क्योंकि यहां पे प्रबल भस्म है Na। प्रबल भस्म क्या है? Na। तो प्रबल जहां हम भस्म बोल रहे हैं तो भैया उसी का गुण आ जाएगा। तो इसका जलीय विलयन क्या होता है? क्षारीय। पहला गुण इसका यही है। बस देखते जाइए, इसका जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है। कोई दिक्कत है? और कोई पूछेगा तो क्या बोलिएगा? तो ये बोलिएगा कि प्रबल है, ये वाला क्या है? दुर्बल है। ये दुर्बल अम्ल है, ये प्रबल भस्म है। समझे कि नहीं? तो प्रबल भस्म होने की वजह से यह क्या हो गया? क्षारीय। इसकी वजह से समझ में आ गई बात है। दूसरा, अगर यह प्रबल माने क्षारीय विलयन है तो पीएच मान 7 से ज्यादा कि कम? ज्यादा। तो इसको भी लिख दीजिए, इसका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है। इसको समझना है, आप खुद बता रहे हैं सब चीज, है ना। और NaHCO3 है, यह अम्ल से अभिक्रिया जब करेगा, किससे अभिक्रिया करेगा? अम्ल से। तो उसको क्या कर देगा? उदासीन कर देता है। क्या कर देता है? उदासीन। इस बात को हम लिख देते हैं, यह अम्ल से अभिक्रिया कर, जैसे क्षार न है, इसका जलीय विलयन कैसा है? क्षार। इसको जब भी होगा तो कैसे होगा? अम्ल से अभिक्रिया करेगा। तो यह अम्ल से अभिक्रिया कर उसे क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। उदासीन कर देता है। तथा लवण, साथ में क्या दे देगा? लवण तो दे देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस क्या दे देगा? जल बनाएगा। क्या करेगा? जल बनाएगा। जैसे देखिए NaHCO3, कोई अम्ल ले लीजिए जिसका नाम है HCl। क्या नाम है? HCl। तो HCl जब ले लीजिएगा तो क्या कर देगा? क्या बना देगा? तो देखिए यहां प्लस यहां माइनस,
प्लस माइनस, तो NaCl के साथ चला जाएगा तो NaCl, तो NaCl क्या हो गया लवण, और CO2 प्लस H2O बोल दीजिए, CO2 प्लस H2O। आ गया समझ में? ये बना देगा। अब देख लीजिए आगे अब देख लीजिए आगे चौथा। तो चौथा क्या है, अगर NaHCO3 को गर्म कर दीजिए कस के, ठीक है ना, NaHCO3 को गर्म करने पर, क्या करने पर, गर्म करने पर क्या बना देगा, धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा बोले तो Na2CO3 क्या बना देगा, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 बना देगा। गर्म करने पर धोने वाला सोडा प्लस H2O प्लस CO2 बना देगा। सब जैसे NaHCO3 है नहीं बाबू, इसको क्या कर दीजिए गर्म, इसको क्या कर दीजिए गर्म, तो जैसे ही इसको गर्म कीजिएगा तब बना देगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। समझ में आ गई बात है? कहीं से कोई दिक्कत है? अब जरा सा देख लीजिए इसका उपयोग, और उपयोग करके आज का टॉपिक यही समाप्त करेंगे, ठीक है? तो देख लीजिए इसका उपयोग कहां कहां होता है, ध्यान से समझिएगा। छोड़ो, तो छोटा कर लेते हैं। अब पढ़ लेते हैं इसका उपयोग। किसका उपयोग, खाने वाला सोडा का उपयोग। आ रहा समझ में ना? तो इसका उपयोग पढ़ लीजिए, कहां कहां होता है इसका उपयोग। तो अगर इसके उपयोग पर चर्चा कीजिएगा तो सबसे पहले आप क्या देखें, बेकिंग पाउडर बनाने में, है ना, किसके बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने, बेकिंग पाव रोटी से सब देखे हैं ना, तो उसको फुला करके खाने वाला पदार्थ बनाने में, है ना, रोटी वगैरह बनाने में, फुला हुआ रोटी, बेकिंग पाउडर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो पहला इसका उपयोग हो गया बेकिंग पाउडर बनाने में। किस, क्या चीज बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने में। होता क्या है कि NaHCO3 आप ले लेंगे और उसमें जो है से टार्टेरिक अम्ल मिला देंगे। कौन सा अम्ल, टार्टेरिक अम्ल। जैसे ही आप टार्टेरिक अम्ल मिला दीजिएगा तो यह क्या हो जाएगा, हम सब पढ़ा दिए हैं कि कौन सा अम्ल किस में पाया जाता है, तो बेकिंग पाउडर का निर्माण हो जाएगा। क्या चीज का निर्माण हो जाएगा, बेकिंग पाउडर का। दूसरा इसका इस्तेमाल कहां होता है, तो दूसरा इसका इस्तेमाल होता है एंटासिड के रूप में। जैसे देखिए जब एसिडिटी आपकी बढ़ जाए, जब पेट में अम्ल की मात्रा जब बढ़ जाए तो उसका दुश्मन यानी कि एंटी, हम लोग कहते हैं ना अपना दुश्मन को क्या बोलते हैं कि हमारा एंटी आदमी है। तो एंटी है, किसका एंटी है, एसिड का, तो उसको बोलेंगे एंटा एसिड। क्या बोलेंगे, एंटा एसिड के रूप में, एंटा एसिड के और रूप में। तो एंटा एसिड के रूप में हम लोग क्या बनाते हैं, अर्थात इसको कहिए तो इनो लवण बनाने में, इनो लवण बनाने में, किस बनाने में, इनो लवण बनाने में। होता क्या है, यह NaHCO3 की अभिक्रिया जो है हम लोग करा देते हैं अगर सिट्रिक अम्ल से। सिट्रिक अम्ल जितना खट्टा पदार्थ पाया जाता है उसमें सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। तो अगर सिट्रिक अम्ल इसमें, सिट्रिक अम्ल में मिला दिया जाए NaHCO3 को, तो यह क्या बना देगा, ये आपको इनो लवण बना देगा। क्या बना देगा, इनो लवण। और इस इनो लवण को पीजिएगा, तो इनोइया पीते हैं तो इनो हो गया क्षार, यहाँ है एसिड, दोनों आपस में मिलकर के उदासीन, माने दर्द आपका पेट का समाप्त। क्लियर हो गया। तीसरा इसका उपयोग कहां होता है, तो तीसरा होता है अग्निशामक यंत्र में। अग्निशामक यंत्र में, आपकी संस्था में देखिए सब जगह अग्निशामक यंत्र लगा हुआ है।
है ना, अग्निशामक यंत्र लगा हुआ है। तो उसमें होता क्या है अग्निशामक यंत्र में, इसको ध्यान से समझिए। अग्निशामक यंत्र में क्या होता है उसको समझने का प्रयास कीजिए। अग्निशामक यंत्र में क्या होता है कि NaHCO3 क्या है, NaHCO3 H2SO4 जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, जैसे ही इसमें मिलाइएगा तो बना देगा आपको क्या चीज, कार्बन डाइऑक्साइड काफी मात्रा में निकलेगा। और काफी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझा देता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, आग को बुझा देता है। इस सब में कार्बन डाइऑक्साइड निकलने लगता है, आग पर मारिएगा बुझा देगा उसको। आग जलता है किसकी स्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। समझ में आ गई बात ना। और कार्बन डाइऑक्साइड उसको क्या कर देता है, बुझा देता है। और चौथा इसका उपयोग होता है, चूंकि ये खाने वाला सोडा है, तो बढ़िया बढ़िया जो खाने वाला सामान बनाते हैं उस सब में इसको खाने वाला सोडा डाला जाता है, जिससे उसका स्वाद बढ़ जाता है और व्यंजन जो है खास्ता हो जाता है। खास्ता बोले तो निमकी वगैरह सब जितना खाने वाला पदार्थ है, ठेकुआ उस सब में डालते हैं, जलेबी सब में डाल देते हैं, तो वो सब क्या हो जाता है, खास्ता। तो खास्ता व्यंजन बनाने में, खास्ता व्यंजन बनाने में ये इसका क्या है, उपयोग है। समझ में आ गया बात है। आज हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल अंतिम वीडियो, यानी कि आज तीसरा पार्ट हम लोगों ने पढ़ाया इसका, कल चौथा पार्ट पढ़ा देंगे, है ना, और समाप्त कर देंगे। कल समाप्त ही मान के चलिए कि चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।